नमस्कार प्यारे दोस्तों, कैसे हो आप सभी। उम्मीद करती हूँ कि बहुत ज़्यादा अच्छे होंगे और अच्छे से पढ़ाई कर रहे होंगे। और बिल्कुल आप बताएं कि आपकी दिवाली कैसी रही, भाई कमेंट करके बताएं, क्योंकि ये जो वीडियो है वो दिवाली के बाद आपके पास जाएगा। आपको पता है कि रिकॉर्डेड सेशन चल रहा है हमारा, अभी दिवाली की छुट्टियां हैं, लेकिन फिर भी आपके लिए हम क्लास रिकॉर्ड करके भेज रहे हैं, ठीक है। मेरा नाम पूजा कुमारी मीना है दोस्तों, और आप अनअकैडमी के प्लेटफॉर्म पर मुझे इसी नाम से सर्च कर सकते हो। एंड मेरी सारी क्लासेस वहाँ पे देख सकते हो, फ्री वाली प्लस वाली सभी क्लासेस का आप लाभ उठा सकते हो। ओके, मैं आपको पेपर फर्स्ट पूरा पढ़ाती हूँ, एंड पेपर सेकंड में मैं आपको क्या पढ़ाती हूँ, साइकोलॉजी एंड हिंदी साहित्य दोनों मैं आपको पढ़ाती हूँ। और मैं आपको बता दूं कि अभी राजस्थान में जो असिस्टेंट प्रोफेसर की वैकेंसी आई है ना, उसके लिए भी मैंने आपके लिए कोर्स लॉन्च किया है, मैंने और लोकेश सर ने दोनों ने एक साथ मिलकर। तो आप सभी उन क्लासेस का लाभ ले सकते हो। मैं अभी आपको टाइम टेबल सब कुछ बताऊंगी। ओके, फुल्की 10 मेरा कोड है। अगर आप इस कोड को फीस सबमिट करते टाइम, पेमेंट करते टाइम, जब आप प्लस की क्लासेस से जुड़ेंगे उस टाइम अगर इस कोड को लगाएंगे तो जो फीस होगी उसमें 10% का आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। ओके, तो याद रखिएगा, अगर आपको जब भी लेना है, जब भी आपकी इच्छा हो या नहीं लेना है, ठीक है, आप आपकी मर्जी है आप कैसे लेना चाहते हो। ये मेरी क्लासेस का टाइमिंग है, ठीक है। 6 से 7 मेरी प्लस पे क्लास होती है मॉर्निंग में, ठीक है, एएम में। एएम मॉर्निंग में ये क्लास मेरी होती है 6 बजे से 7 बजे तक, और ये प्लस की क्लास है, ठीक है। इसको वही बच्चे देख सकते हैं जिन्होंने फीस पे कर रखी है। अनअकैडमी पर जो मेरी स्पेशल क्लास होती है वो मॉर्निंग में अगर हम बात करें तो 8 से 9 होती है। इवनिंग में अगर मैं आपसे बात करूँ तो 7:30 से 8:30 हमारी क्लास होती है पेपर सेकंड की। यूट्यूब ये फ्री वाली क्लासेज है, ठीक है। अनअकैडमी और यूट्यूब की मैं बात करूँ तो ये तीनों क्लास फ्री है। ये क्लास अभी चल रही है लेकिन 15 तारीख से, ठीक है, ये क्लास हो चुकी है किसकी दोस्तों, ये 7 से 7:30 की ये क्लास हो चुकी है। ओके, इसका टाइम चेंज हो गया है, बाकी सारी क्लास यथावत है, आप सभी को देख सकते हो। संडे को जो हमारी क्लास होती है वो सरप्राइज क्लासेस होती है। अब आप सोचेंगे सरप्राइज क्लासेस, सरप्राइज का मतलब मैराथन क्लास आपके सामने आती है, ठीक है। कोई भी इंफॉर्मेटिव वीडियोज आपके सामने हम लेके आते हैं, एंड मोटिवेशनल वीडियोज भी आपके सामने आती है, ताकि आप अच्छा महसूस कर सको। अगर आप इधर उधर भटक रहे हो रास्ते तो लाइन पे आ सको। ओके, और ये देखिए दोस्तों, जो मैं आपको बता रही थी कि मेरी प्लस की क्लास होती है 6 से 7 बजे तक, उस क्लास का ये शेड्यूल है। और अभी तक देखिए क्या होता है कि अगर आप जितना लेट करेंगे ना, आप उतना ही लेट होते जाएंगे सिलेक्शन से। कैसे, जब ये 15 नवंबर से कोर्स स्टार्ट हो रहा है, ठीक है। अभी मैं इस वीडियो को आज रिकॉर्ड कर रही हूँ और आज तारीख है 11 नहीं 10 है, इसीलिए, ठीक है। जब मैं इस वीडियो को अभी रिकॉर्ड कर रही हूँ तो आपको बता रही हूँ कि 15 तारीख से ये स्टार्ट होगा, ठीक है। आप जब देखेंगे तब 16 तारीख हो चुकी होगी। तो आप इसको लेट ना करें, क्योंकि जितना लेट आप एडमिशन लेंगे ये भार आपके सिर पे बढ़ता जाएगा। अगर आप साथ के साथ सारी चीजों को देखेंगे तो आपको बड़ी आसानी हो जाएगी। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक भी दिन की छुट्टी नहीं है, बस 17 की छुट्टी है, क्योंकि 17 को मैं ट्रेवल करूंगी, रास्ते में रहूंगी, इसी वजह से। तो मॉर्निंग में सुबह क्लास नहीं ले पाऊंगी, सुबह मैं बस में रहूंगी। और ये देखिए 6 बजे का टाइम है सभी क्लासेस में। तो मैं आपको कह सकती हूँ कि जिस वैज्ञानिक तरीके को आप किताब में पढ़ते हो ना, उस ही वैज्ञानिक तरीके से ये प्लस की क्लासेस आपके सामने आती है। पहले से टाइम फिक्स है, पहले से टॉपिक फिक्स है, पहले से डेट फिक्स है, और बिल्कुल इसमें आपको पूरा फुल कॉन्सेप्ट एंड क्वेश्चन सब कुछ कवर करवाया जाता है। देखिए, पहले मैं इससे पहले 12 क्लासेस इसकी करवा चुकी हूँ, पार्ट फर्स्ट आ चुका था। आप अगर अब एडमिशन लेंगे तो आपको पहले पार्ट फर्स्ट देखना होगा, फिर ये भी, ठीक है। उसके बाद ये पार्ट सेकंड की क्लासेज है। देखिए क्लास फर्स्ट है, सेकंड है, थर्ड है, और हर चौथा सेशन होता है वो डाउट सेशन होता है, ताकि आपके जो डाउट है उनको दूर किया जा सके, आपकी उलझनों को दूर किया जा सके, ठीक है। फिर दोबारा से 3 क्लास है, फिर डाउट सेशन आपके सामने है। कोई भी डाउट आपको आ रहा है मनोविज्ञान में या पेपर फर्स्ट में, कहीं पर भी, ठीक है। फिर हमारे क्वेश्चन स्टार्ट हो गए, क्योंकि यहाँ पर ये यूनिट खत्म हो जाएगी टीचिंग एप्टीट्यूड की जिसकी हम बात कर रहे हैं। फिर आपके पीवाईक्यू मैंने स्टार्ट कर दिए, और इन पीवाईक्यूज को मैं आपको इस तरीके से समझाऊंगी कि सारे ऑप्शन भी क्लियर करती चलूंगी। हो सकता है कि दोबारा उन ऑप्शन से क्वेश्चन बन जाए, ठीक है। देखिए पीवाईक्यू की भी खूब सारी क्लासेस आपके सामने है, करीब 10 क्लास है। इससे पहले आप 3-4 क्लास देख चुके हो, और इसमें भी डाउट सेशन है। लास्ट में ये जो मेगा क्यूज है ना, इसकी कहानी बड़ी निराली है। कहानी निराली का मतलब, मैंने ये पूरा टीचिंग एप्टीट्यूड जो आपको पढ़ाया है, अब मैं समझना चाहूंगी कि कितनी आपकी समझ में विकसित कर पाई हूँ, कितना समझा पाई हूँ, क्योंकि मैं रटने पर जोर कभी नहीं देती, मैं समझ पर जोर देती हूँ। तो ये लास्ट में आपका होगा मेगा क्यूज, इसमें मैं जानूंगी कि आप कितना समझे हो, कितना जान पाए हो इस टॉपिक को, ठीक है दोस्तों। चलो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं।
और जैसा कि आपको पता है कि इससे पहले वाली क्लास में हम 15 क्वेश्चन कर चुके हैं इसके, अब हम 16 से स्टार्ट करेंगे। ओके, बिल्कुल। तो क्वेश्चन आपके सामने आ चुका है, आप एक बार क्वेश्चन को पढ़ सकते हैं, नहीं तो मैं ही आपको पढ़ के बताऊंगी क्योंकि रिकॉर्डेड है, तो आपके कमेंट का इंतजार नहीं कर सकती ना इसमें। किशोरावस्था में बच्चे किस प्रकार की समस्या का समाधान करते हैं, मतलब सामना करते हैं, समाधान नहीं सामना करते हैं, ठीक है। तो देख लेते हैं किस प्रकार की समस्या का सामना करते हैं। शारीरिक एवं मानसिक परिवर्तन की समायोजन की, अपने साथियों से समायोजन की, अपने माता पिता से समायोजन की, पढ़ाई संबंधी समायोजन की। मैं आपको बताऊं, ये सारे के सारे विकल्प बिल्कुल सही है, लेकिन यहाँ पर सबसे ज्यादा सटीक कौन सा है उसको देखें। तो दोस्तों देखो, बच्चों को शारीरिक परिवर्तन भी बहुत भयंकर गति से यहाँ पे होते हैं और मानसिक द्वंद्व भी इनके मन में चलता रहता है, उथल पुथल मची रहती है इनके शरीर में, ठीक है, इनकी मानसिक प्रक्रियाओं में और इनके शारीरिक ढांचे में। तो मैं आपसे कह सकती हूँ कि किशोरावस्था का जो बच्चा होता है उसमें तीव्र परिवर्तन होते हैं, इसीलिए इसको आंधी अंधड़ की अवस्था, तीव्र परिवर्तन की अवस्था, इसको तूफान की अवस्था कहा जाता है। आप यहाँ पर ए उत्तर को बिल्कुल सही करेंगे। क्यों? क्योंकि वो शारीरिक परिवर्तन और मानसिक प्रक्रियाओं में जो परिवर्तन चल रहे उसके बीच में एडजस्टमेंट नहीं बिठा पाता, समायोजित नहीं कर पाता सारी चीजों को, इसी वजह से ये सारी समस्याओं का सामना बच्चों को करना पड़ता है किशोरावस्था में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ पढ़े। आप एक बार कम से कम पढ़े तो सही क्वेश्चन को, जब मैं आपको समझाऊं तो आपके समझ में आए अच्छे से, ठीक है। देखिए, बच्चे के अच्छे चरित्र निर्माण के लिए आप एक बच्चे के चरित्र का निर्माण करना चाहते हो, कितनी अच्छी बात कही गई है, कितना अच्छा क्वेश्चन ये आपके सामने आया है। और ये क्वेश्चन टीचिंग एप्टीट्यूड वाली यूनिट जो कि पेपर फर्स्ट की यूनिट है उसमें भी पूछा जाता है। और मैं आपको बता दूं कि ये सीरीज सिर्फ उन बच्चों के लिए नहीं है जो नेट जेआरएफ की तैयारी कर रहे हैं, ये रीट, ठीक है, ये सीटेट, एलटी ग्रेड में जो अभी वैकेंसी आई है उनके लिए, यूपी टेट, एच टेट, सभी वैकेंसियों के लिए ये इंपॉर्टेंट है, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो देखिए, जब आप एक बच्चे के चरित्र का निर्माण करना चाहेंगे तो आप क्या करेंगे? पाठ्य पुस्तकों में चरित्र निर्माण संबंधी पाठ होना। देखिए, यहाँ पर सारे विकल्प सही है, लेकिन सबसे ज्यादा सटीक कौन सा है? चरित्र निर्माण के लिए व्याख्यान देना, मतलब भाषण देना। कक्षा कक्ष गतिविधि इस प्रकार से हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिल सके, या महापुरुषों की जीवनियों को बच्चों को पढ़ाई जानी चाहिए। देखिए, अगर महापुरुषों की जीवनियों को मात्र पढ़ा लेने से चरित्र का विकास हो जाता तो हर किसी का चरित्र बहुत ज्यादा अच्छा होता आज के जमाने में। ऐसा नहीं है, आप मुझे पता है ज्यादातर बच्चे इसको कर देते हैं बिना कुछ पढ़े हुए समझे हुए। कक्षा कक्ष की गतिविधि इस प्रकार की हो, आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हो, ध्यान से सुने, आप जिस कक्षा में पढ़ रहे हो और आप जिस कक्षा में पढ़ा रहे हो, मतलब कि यहाँ पर टीचर और बच्चे दोनों शामिल हो गए। कक्षा कक्ष की गतिविधि इस प्रकार की हो कि बच्चों को चरित्र निर्माण में सहायता मिले, मतलब कि वो अपने चरित्र के निर्माण को अच्छे से कर सके, उसमें अपने आप की मदद कर सके, किससे? कक्षा कक्ष की गतिविधियों के माध्यम से। तो यहाँ पर जो आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा वो सी हो जाएगा। ओके, सी विकल्प बिल्कुल सही होगा। चले नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखिए, मानव विकास क्या है? मात्रात्मक है, गुणात्मक है, या कुछ सीमा तक अमापनीय है, या ए और बी दोनों ही यहाँ पर करेक्ट हो जाएंगे। ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा अच्छा है और ये वाला क्वेश्चन सेम मैं आपको बता दूं कि अभी जो नेट जेआरएफ के एग्जाम हुए हैं उसमें ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो आप ध्यान से इसको पढ़े। मात्रात्मक का मतलब होता है मात्रा से कितने अंक मिले, ठीक है, क्या ग्रेड बच्चे को मिली है, ठीक है, कितने परसेंट बच्चों को मिले, ये होता है मात्रात्मक में। गुणात्मक का मतलब ये होता है कि बच्चे के गुणों का कितना विकास हुआ है, बच्चे के अंदर गुण कितने विकसित हुए, ये बात हुई है। तो आप यहाँ पर अपने विकल्प का खुद भी चयन कर सकते हो कि क्या होगा। हालांकि मैं आपको बता ही देती हूँ कि इसमें जो आपका करेक्ट उत्तर होगा वो क्या होगा। देखिए दोस्तों, मात्रात्मक भी होता है मानव के विकास की जब बात करते हैं, और गुणात्मक भी। आप कहेंगे मात्रात्मक कैसे होगा, यहाँ तो अंकों की बात है और विकास में तो साथ। मैं आपको बताऊं क्यों होगा, क्योंकि देखो ये है, ठीक है, और जब हम विकास की बात करते हैं तो हम ये कहते हैं कि वृद्धि भी इसमें ही समाहित रहती है, तो इसीलिए हम कह सकते हैं कि मात्रात्मक और गुणात्मक भी इस विकास के अंदर ही समाहित हो जाता है। इसीलिए दोस्तों ये दोनों विकल्प सही होंगे। और डी में कह रहा है कि ए और बी दोनों, तो यहाँ पर डी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ओके, एक सेकेंड रुकिए। लग रहा है यही उतरने वाला है तो।
दिल्ली में यही है, मतलब हमेशा ही फ्लाइट इधर जाती रहती है उधर जाती रहती है, यही पास में एयरपोर्ट है ना, इस वजह से। देखिए जल्दी से, इनमें से कौन सा सिद्धांतकार यह मत स्पष्ट करता है कि बच्चे अपनी वृद्धि व विकास हेतु कठोर परिश्रम करते हैं? ऐसा कौन सा सिद्धांतकार कहता है कि बच्चा अपनी वृद्धि करने के लिए, अपने विकास के लिए कठोर परिश्रम करता है? तो दोस्तों इस बात को यहाँ पर कहते हैं मैस्लो। कौन कहते हैं? मैस्लो के सिद्धांत को जब आप पढ़ेंगे ना तो इस बात को भली भांति से समझ जाएंगे। मैस्लो कहता है कि शारीरिक परिवर्तन जो आपके अंदर होते हैं और मानसिक परिवर्तन जो आपके अंदर होते हैं, इसके लिए बच्चा खुद ही कठोर परिश्रम करता है, निरंतर प्रयास करता रहता है, उछल कूद करता है, खेलता है, जितनी भी गतिविधि वो कर रहा है, शारीरिक गतिविधि हो चाहे मानसिक गतिविधि हो, उन्हीं के द्वारा उसका क्या हो रहा है दोस्तों, उसकी वृद्धि और विकास दोनों हो रही है। तो बच्चा कुल मिला के ये कि यहाँ पर कठोर परिश्रम करता है, हार्डवर्क करता है। ओके, ये कहते हैं कौन दोस्तों? मैस्लो। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़िए। निम्नलिखित में से कौन सा विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है? आपसे पूछा है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा है जो विकासात्मक विकार का उदाहरण नहीं है, मतलब कि विकार का उदाहरण कौन सा नहीं है, आपसे ये पूछा गया है। चारों विकल्प को जब आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आपको उत्तर का भी अंदाजा हो जाएगा कि कौन सा होगा। आत्मविमोह, प्रमस्तिष्क घात, पर अभिघात जन तनाव, या न्यून अवधान सक्रिय विकास। तो दोस्तों यहाँ पर जो आपका करेक्ट उत्तर होगा ये सी होगा, और ये काफी अच्छा क्वेश्चन है। ओके, ये काफी अच्छा क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन बहुत ज्यादा पूछे जाते हैं। देखिए 14 वर्षीय देविका अपने आप से पृथक स्वनियंत्रित व्यक्ति की भूमिका को विकसित करने का प्रयास कर रही है। वह विकसित कर रही है किस चीज को? ये सीटेट में पूछा गया था क्वेश्चन। तो देखिए, नियमों के प्रति घृणा को, स्वायत्तता को, किशोरावस्थात्मक अक्खड़पन को, या परिपक्वता को। 14 साल की ये है, ठीक है। अब आप जरा ये सोच ले कि जब बच्चा 14 साल का है और वो क्या कर रहा है, अपने आप को पृथक, अलग, स्वनियंत्रित व्यक्ति की भावना को विकसित कर रहा है, अपने आप को खुद ही नियंत्रित करने की भावना विकसित की जा रही है। किसके द्वारा? इस देविका के द्वारा, ठीक है। इस देविका के द्वारा ये काम किया जा रहा है। तो आप यहाँ पर कह सकते हो कि करेक्ट आंसर कौन सा होगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा स्वायत्तता। क्या होगा? स्वायत्तता। ओके, ओके दोस्तों, एक सेकेंड। बालक का सामाजिक विकास प्रभावित होता है किससे? सामाजिक से, आर्थिक, सामाजिक आर्थिक जो इसका स्तर रहता है, मतलब कि कोई बच्चा गरीब परिवार का होता है, कोई अमीर परिवार का, कोई बच्चा पढ़ने में कमजोर होता है, कोई बहुत ज्यादा होशियार होता है, ठीक है। कोई बच्चा ऐसा है जो देरी से चीजों को समझ पाता है, कोई जल्दी से समझ लेता है। तो कहने का मतलब ये है कि बालक के ऊपर जो उसका सामाजिक विकास है वो कौन कौन सी चीजों से प्रभावित होता है, ठीक है, आपको ये बताना है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि सामाजिक और आर्थिक स्तर कैसा है उस बच्चे का, किस समाज में रह रहा है, और उसके घर में कोई आर्थिक तंगी तो नहीं है, परेशानी तो नहीं है, इसको भी वो प्रभावित करता है, ठीक है। उसके सामाजिक विकास को ये प्रभावित करता है, विद्यालय भी प्रभावित करता है और परिवार भी। तो आप कह सकते हो कि ये सारे के सारे विकल्प ही बिल्कुल करेक्ट है। ओके, ये सी होगा ना कि ई। तो यहाँ पर डी करेक्ट हो जाएगा आपका आंसर। ओके, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है। आपसे पूछा है कि गर्भस्थ शिशु में, जो शिशु कहाँ पर है, अभी गर्भ में है, ठीक है, गर्भस्थ शिशु में संवेदनशीलता का विकास प्रारंभ होता है कहाँ से? सिर से, पैर से, हाथ से, या संपूर्ण शरीर से? सोचे, थोड़ा सा विचार करें। इस तरीके के क्वेश्चन जब भी पूछे जाते हैं बच्चे जल्दी जल्दी में गलत कर देते हैं। दोस्तों जब भी बच्चे का विकास होता है ना, बच्चा जब भी विकसित होने लगता है तो दोस्तों पहले उसका सबसे पहले ये सिर बनता है, ठीक है। और इस सिर में से धीरे धीरे छटनी होती है आपकी आंखों की, ये नाक की, ये कान, हाथ, पूरी बॉडी धीरे धीरे बनती है, लेकिन सिर से स्टार्ट होता है। ओके, इस बात को ध्यान से समझना आप। ओके, यहाँ पर मैंने आपको पहले एक उदाहरण भी दिया अनअकैडमी पर। मैं आपको बता दूं कि ये पूरी सीरीज मैं यहाँ कंप्लीट नहीं करवाऊंगी 11,000 क्वेश्चन की। ये 11,000 क्वेश्चन की सीरीज अनअकैडमी पर कंप्लीट होगी। वहां पर 700 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं आज की डेट में। आप तक ही वीडियो जाएगी तब तक 800 900 तक हो चुके होंगे। अगर आप पूरे 11,000 क्वेश्चन कंप्लीट करना चाहते हो तो अनअकैडमी पर जाओ जल्दी से, और अनअकैडमी पर जाकर मुझे पूजा कुमारी मीना के नाम से फॉलो करो, क्योंकि यहाँ पर मैंने ये सीरीज सिर्फ इसीलिए चलाई है कि आपको ये पता चले कि मैं अनअकैडमी पर क्या पढ़ा रही हूँ। ओके, यहाँ पर तो मैं आपको एनसीईआरटी करवा रही हूँ,
11वीं और 12वीं क्लास की मनोविज्ञान की, ताकि आपकी समझ विकसित हो, आपकी नींव मजबूत हो। यहाँ पर आपका सही उत्तर हो जाएगा सिर। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन को पढ़े। जन्मोत्तर मतलब कि जन्म के बाद की विकास की दूसरी अवस्था कौन सी होगी। अब आपसे क्लियर तौर पर पूछ लिया गया है कि जन्म के बाद की जो दूसरी अवस्था होगी उसको आप क्या नाम देंगे। जन्मोत्तर, जन्म के बाद की विकास की दूसरी प्रमुख अवस्था कौन सी होगी। गर्भावस्था होगी, शैशवावस्था होगी, किशोरावस्था होगी या बाल्यावस्था होगी। और ये क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ, ठीक है, ये वाला क्वेश्चन मैं आपके लिए छोड़ के जा रही हूँ। आप कमेंट बॉक्स में इसका उत्तर देना, क्योंकि देखो आप इतना जानते हो कि जब बच्चा गर्भ में रहता है तो वो गर्भावस्था होती है, जब वो पैदा होता है तो एक वो शिशु के रूप में रहता है तो उसको शैशवावस्था बोलते हैं, ठीक है। धीरे धीरे बढ़ता है तो बाल्यावस्था, फिर किशोरावस्था, फिर प्रौढ़ावस्था। तो आप इसका कमेंट करके बताना मुझे उत्तर। आगे देखिए, यौन परिपक्वता में महत्वपूर्ण हाथ है, किसका हाथ है महत्वपूर्ण, बताए। पीयूष ग्रंथि का, उपवक्र ग्रंथि का, गल ग्रंथि का या उपगल ग्रंथि का। यहाँ पर क्या करेक्ट होगा आप देखें एक बार। तो दोस्तों देखिए, यौन परिपक्वता की जब भी बात की जाती है तो इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है आपकी पीयूष ग्रंथि। इस पीयूष ग्रंथि को आपने साइंस में भी खूब पढ़ा होगा, ठीक है। यौन परिपक्वता से संबंधित महत्वपूर्ण योगदान देती है, बहुत सारी चीजें हमें समझाने का प्रयास करती है। वीर पूजा की भावना कब जागृत होती है, ठीक है। तो देखिए, किशोरावस्था में होती है, बाल्यावस्था में या प्रौढ़ावस्था में, या इनमें से किसी भी अवस्था में नहीं होती। मैं आपको बता दूं कि वीर पूजा की भावना जागृत होती है किशोरावस्था में, ठीक है। जब बच्चा किशोर होता है, किशोरावस्था में पदार्पण कर चुका होता है, चल रहा होता है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। शारीरिक एवं मानसिक परिपक्वता प्राप्त व्यक्तियों को कहा जाता है क्या। जिन बच्चों ने शारीरिक और मानसिक परिपक्वता को प्राप्त कर लिया है या परिपक्व हो चुके हैं शारीरिक रूप से और मानसिक रूप से, उनको आप क्या कहेंगे मेरे प्यारे दोस्तों। आपसे ये पूछा गया है, तो आप बताएं, किशोर कहेंगे, प्रौढ़ कहेंगे, वृद्ध कहेंगे या बालक कहेंगे। तो आप कह सकते हो कि किशोरावस्था में जाते जाते बच्चा शारीरिक और मानसिक रूप से परिपक्व हो जाता है, इसीलिए हम इनको क्या कहेंगे दोस्तों, क्या कहेंगे, इनको किशोर कहेंगे, ठीक है, इनको हम किशोर कहेंगे। और ये बिहार टेट में पूछा गया क्वेश्चन है, ये सभी क्वेश्चन किसी ना किसी एग्जाम में पूछे गए हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि ये क्वेश्चन ऐसे ही यूं ही आपके सामने आ रहे हैं, ये क्वेश्चन आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आपकी बहुत ज्यादा मदद करने वाले। बिग वे हंट के अनुसार देखिए कि मतलब कि कौन सी अवस्था की, कौन सी, यहाँ पर आना चाहिए कौन सी, ठीक है, कौन माफ करना, कौन सी अवस्था की, ठीक है, गलत लिख दिया है मैंने, कौन सी अवस्था की है, ठीक है। बिग वे हंट के अनुसार कौन सी अवस्था की विशेषताओं को सर्वोत्तम रूप से व्यक्त करने वाला एक शब्द है परिवर्तन। क्या है, परिवर्तन है। इस परिवर्तन के शारीरिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक होता है। ये जो परिवर्तन है ये शारीरिक, सामाजिक व मनोवैज्ञानिक होता है। तो बताए कि अवस्था कौन सी है, ठीक है, किस अवस्था की यहाँ पर बात की जा रही है। शैशव अवस्था, बाल्यावस्था, किशोरावस्था या प्रौढ़ावस्था। अब आप समझ रहे होंगे कि तीव्र परिवर्तन कहाँ पर होते हैं, तेजी से परिवर्तन कहाँ पर होते हैं, उफान कहाँ पर आता है, अंधड़ आदि की अवस्था किसे बोलते हैं, तीव्र परिवर्तन की अवस्था बोलते हैं किशोरावस्था को। तो यहाँ पर ये ही आपका बिल्कुल करेक्ट उत्तर हो जाएगा। ओके, किशोरावस्था। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, खिलौनों की आयु किसे कहा जाता है। देखिए, खेल की उम्र और खिलौनों की आयु दोनों में अंतर है। ऐसा नहीं है कि जो आपने वहां पर कर दिया था वही आप यहाँ पर भी कर देंगे। खिलौनों की आयु देखिए पूर्व बाल्यावस्था, अगर इनके अकॉर्डिंग आप देखें तो सभी नहीं होगा, ठीक है, सभी नहीं होगा, सिर्फ पूर्व बाल्यावस्था ही यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों, शैशव काल की अवधि कितनी रहती है। वाह, कितना अच्छा क्वेश्चन पूछा गया, नॉर्मल क्वेश्चन है। अगर जीन पियाजे जी के अनुसार हम देखें तो 0 से 2 वर्ष तक शैशव काल की, शैशव अवस्था रहती है, ठीक है। यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। जीन पियाजे महोदय ने बाल विकास की 4 अवस्थाएं दी थी, ठीक है। कौन कौन सी 4 अवस्थाएं हैं मैं आपको बता देती हूँ। पहली अवस्था का नाम है इंद्रिय जनित गामक अवस्था, जिसको 0 से 2 वर्ष तक की अवस्था उन्होंने बताया था, ठीक है, ये पहली अवस्था है। इसके बाद आप दूसरी अवस्था में जाएंगे तो पूर्व संक्रियात्मक अवस्था है, ठीक है। पूर्व संक्रियात्मक अवस्था 2 से 7 की है, माफ करना, 2 से 7 की है। उसके बाद तीसरी अवस्था है मूर्त संक्रियात्मक, ये 7 से 11 है।
इसके बाद चौथी जो अवस्था है वो अमूर्त संक्रियात्मक 11 से 15 है। तो ये अवस्थाएं अपना अलग अलग महत्व रखती है, चारों अपने खुद के बच्चों के ऊपर प्रयोग करके जीन पियाजे महोदय ने ये चारों अवस्थाएं दी, संज्ञानात्मक विकास का सिद्धांत दिया। और पहली अवस्था में वो कहते हैं कि बच्चे के पास भाषा नहीं होती है, क्योंकि भाषा को तो वो धीरे धीरे अर्जित करता है अपनी ज्ञानेंद्रियों के द्वारा। जब वो कुछ भी अभिव्यक्त करने का प्रयास करता है तो उसी को हम कहेंगे इंद्रिय जनित गामक अवस्था। फिर पूर्व संक्रियात्मक अवस्था जब आती है 2 से 7 वर्ष की उम्र में, उसमें क्या होता है कि बच्चे को ये लगता है कि ये रूम, ये धरती, ये हवाई जहाज, ये चांद, सितारे, ये आसमान सब मेरे लिए है, सब कुछ मेरे ही लिए है। तो इसको हम कहेंगे आत्म केंद्रण की भावना, स्व केंद्रण की भावना। ठीक है दोस्तों, तो पूर्व संक्रियात्मक में स्व केंद्रण की भावना बच्चे के अंदर आ जाती है। तीसरी अवस्था की तरफ चलेंगे तो ये है मूर्त संक्रियात्मक अवस्था। मूर्त का मतलब जो मूर्ति के रूप में आपको दिखाई दे रहा है, उनको देख करके आप उनके समूहों को पहचान सको कि ये लड़कियों का झुंड है, यहाँ पर लड़के ही लड़के, यहाँ पर गाय है, यहाँ पर भैंस है, यहाँ पर काले कलर की गाय, यहाँ पर सफेद कलर की गाय, इस तरीके से। चौथी अवस्था में जैसे ही हम चलते हैं दोस्तों, ये अवस्था क्या है, अमूर्त संक्रियात्मक। और अमूर्त का मतलब ये है कि जिसको आप देख नहीं पा रहे हो लेकिन उसके बारे में सोच पा रहे हो, विचार कर पा रहे हो, चिंतन कर पा रहे हो, तार्किक चिंतन कर पा रहे हो, अपना लॉजिक लगा पा रहे हो, तो ये होती है अमूर्त संक्रियात्मक अवस्था। और यहाँ तक आते आते बच्चा परिपक्व हो जाता है। ठीक है, ये चारों अवस्थाएं किसने बताई, जीन पियाजे महोदय ने बताई। ओके दोस्तों, और मैं आपको बता दूं कि अगर कोई नया बच्चा है तो कैसे वो हमारे प्लस के कोर्स को ज्वाइन करे, कैसे फायदा उठाए, सारी चीजों का मैं एक बार बता देती हूँ दोस्तों। पहली बात तो ये, आप अनअकैडमी पर जाकर मुझे जल्दी से पूजा कुमारी मीना के नाम से जाकर फॉलो कर ले, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ प्लस की क्लासेस के लिए वहां जाने के लिए मैं आपसे बोलती हूँ। जो फ्री वाली क्लासेज है उनको तो देखो, उनसे तो लाभ लो, क्योंकि मेरा उद्देश्य सिर्फ आपकी मदद करना है। आपने अपने लिए जो लक्ष्य निर्धारित कर रखे, आपने अपने लिए जो सपने बना रखे, इन सपनों की नींव में, ध्यान से सुने, इन सपनों की नींव में मेरा प्रयास है कि मैं भी अपना एक मेहनत रूपी एक पत्थर वहां पर डाल सकूं और मैं आपकी मदद कर सकूं। बस आप इस भाव को समझना। और अनअकैडमी पर मेरी जो सारी फ्री क्लासेज है इनको देखने के लिए बिल्कुल आप आ सकते हो, आपका स्वागत है। और अगर बाद में आपको लगता है कि मैडम मुझे जल्दी से सफल होना है, ठीक है, मुझे 6 महीने में, 1 साल में ही सफलता को प्राप्त कर लेना है, तो आप प्लस के कोर्स से जुड़ सकते हो, आपका स्वागत है। क्योंकि वहां पर हम जल्दी से सफल करवाने के लिए हम खुद मेहनत करते हैं आपके साथ मिलकर, और आपको प्लस का पूरा संपूर्ण कोर्स लॉन्च करते हैं इस तरीके से। देखिए, ये तरीका रहता है, बिल्कुल सारी चीजें सिस्टमेटिक तरीके से चलती है, फिक्स डेट पर, फिक्स टाइम पर, फिक्स टॉपिक को पढ़ाया जाता है। और ऐसा नहीं पढ़ाकर छोड़ दिया जाता है, कोई भी परेशानी, कोई भी डाउट आ रहे हैं उनको भी दूर किया जाता है हर 3 क्लास के बाद। ठीक है, तो ये आपके लिए बहुत ज्यादा लाभदायक है। इतना अच्छा आपको मंच मिल रहा है, 10,000 रुपए 1 साल के अगर आप भरते हो 12 महीने के, तो आप पेपर फर्स्ट एंड सेकंड दोनों पढ़ सकते हो। और साथ में ही हिंदी साहित्य वाले बच्चों के लिए मैंने वहां पर असिस्टेंट प्रोफेसर का फुल कोर्स लॉन्च किया हुआ है, तो आप उससे भी जुड़ सकते हो। तो दोस्तों, इस क्लास में जुड़े रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, और तब तक आप सभी को बाय बाय। ठीक है।